हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने भोजन क्या होता है उसे जाना था। भोजन के 7 मुख्य अवयव होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और रफेज यानी कि मोटा चारा। इनमें से हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट, प्रोटीन और मिनरल यानी कि खनिज लवण के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। आज हम देखेंगे कि विटामिन, जल यानी कि वाटर और रफेज क्या होते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करें। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन शब्द कैसिमर फंक ने प्रतिपादित किया था, यानी विटामिन शब्द देने वाले कौन थे? कैसिमर फंक। विटामिन भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा शरीर में उपापचय के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विटामिन स्वयं ऊर्जा उत्पादक नहीं होते, किंतु ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यानी कि विटामिन खुद ही एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, उन केमिकल रिएक्शंस को मतलब नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा शरीर विटामिन डी एवं के का संश्लेषण कर सकता है, जबकि अन्य विटामिन बाह्य स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। तो हमारा बॉडी जो हमारी है वो विटामिन डी और के को प्रिपेयर कर सकती है, लेकिन जो बाकी के विटामिन हैं वो बाहर से हमें गेन करने होते हैं। अध्ययन के लिए विटामिनों को 2 श्रेणी अर्थात वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील में विभाजित किया जाता है। यानी कि विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील और दूसरा है वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील। विटामिन के स्रोत, कार्य एवं कमी के प्रभाव। हमारे पास अब जो कुछ विटामिन हैं उनके सोर्सेस क्या है, उनके काम यानी कि वर्क क्या है उनका, और अगर उनकी कमी हो जाए बॉडी में तो उनकी डिफिशियंसी से कौन सी रोग होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो वाइटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, दूसरा है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हमारे पास में कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। तो ये जो हमारे पास 4 विटामिन होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। तो रेटिनॉल का सोर्स क्या है? विटामिन ए का सोर्स क्या है? सबसे पहले है जिगर, वो अंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाओं में ये संश्लेषित होता है। कैरेटीन रंगाओं से ये संश्लेषित होता है। इसके सोर्सेस हैं दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल। इसके फंक्शन क्या है? दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। इसकी कमी से क्या होता है? कॉर्निया तथा त्वचा की कोशिकाओं का शल्की भवन, रतौंधी, कुंठित वृद्धि, ये सभी इनकी कमी से होने वाले रोग हैं। अगला विटामिन है विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी मक्खन, जिगर, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, त्वचा और ईस्ट में से हमें प्राप्त होता है। साथ ही सूर्य का प्रकाश संश्लेषण से भी ये हमें प्राप्त होता है। इसका काम क्या होता है? कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि ये करते हैं। इसकी कमी से सूखा रोग, ऑस्टियोमेलेसिया नाम का रोग होता है। विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं। तो टोकोफेरोल के स्रोत कौन कौन से हैं? तेल, गेहूँ, अंडों की जर्दी, सोयाबीन इत्यादि। इसका काम क्या है? कोशिका कला की सुरक्षा, जेनेटिक एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, जननांग तथा पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। विटामिन के को नैप्थोक्विनोन कहते हैं। ये कहाँ से पाया जाता है? हरी पत्तियाँ, अंडा, जिगर, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। इसका काम क्या है? जिगर में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करना। इसकी कमी से जो चोट पर रक्त का थक्का जमता है ना, वो थक्का नहीं जम पाता है, जिससे कि अधिक रक्तस्राव होता है। अगला पार्ट हमारे पास में है जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन B1, B2, B6, H और B12 ये हमारे जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो विटामिन B1 देखते हैं। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पाई जाती हैं? अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे एवं मांस में पाए जाते हैं।
कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम होता है ये। इसकी कमी से बेरी-बेरी नाम का रोग होता है। अगला है विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। इसके सोर्सेस है पनीर, अंडे, ईस्ट, हरी पत्तियाँ, मांस, जिगर आदि। इसका काम क्या है? उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों FAD तथा FMN का ये घटक है। इसकी कमी से कीलोसिस नाम की बीमारी होती है। अगला है निकोटीनिक अम्ल। निकोटीनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? किससे मिलता है हमें? ईस्ट, मांस, जिगर, मछली, अंडे, दूध, मटर, मेवा, फलियों में निकोटीनिक अम्ल पाया जाता है। इसका काम क्या है? उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों NAD तथा NADP का ये घटक है। इसकी कमी से पेलेग्रा नाम का रोग होता है। अगला विटामिन है विटामिन B6 जिसका साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन। ये दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली में पाया जाता है। इससे ये प्रोटीन उपापचय में आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम है। इसकी कमी से रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन होती है। अगला है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? किसमें मिलता है? अंडे, जिगर, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना में पेंटोथेनिक अम्ल पाया जाता है। इसका काम है अपचय यानी कि कैटाबॉलिज्म के सह एंजाइम A का घटक है ये। इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम होती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जनन क्षमता कम होने लगती है। अगला है विटामिन K जिसे बायोटीन कहते हैं। मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल, ईस्ट में ये पाया जाता है। वसीय एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों की संश्लेषण अभिक्रियाओं में यह सह एंजाइम का काम करता है। इनकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम होती है, बाल सफ़ेद होते हैं, जनन क्षमता कम होती है, चर्म रोग होते हैं, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। अगला विटामिन है फॉलिक अम्ल का समूह। तो ये इसके स्रोत कौन कौन से हैं? हरी पत्तियाँ, जिगर, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे, फलियाँ, आंत के जीवाणु। इसका काम क्या है? वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण करता है, DNA का संश्लेषण करता है। इसकी कमी से रक्तक्षीणता, कुंठित वृद्धि इत्यादि रोग होते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B12 जिसे साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। ये मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध आदि के जीवाणुओं में पाया जाता है। इसका काम क्या है? वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करता है। इसकी कमी से रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती हैं। अगला विटामिन है विटामिन C जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड का सोर्सेस क्या है? नींबू वंश के जितने भी फल होते हैं जैसे टमाटर, सब्जियां, अन्य फल, ये सभी जो है ये विटामिन C के सोर्सेस है। इनका काम क्या है? आंतकोशिकीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स, दांतों के डेंटिन का ये निर्माण करते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अब अगला हमारे पास में है जल यानी कि वाटर। वाटर क्या होता है? यह एक अकार्बनिक पदार्थ है और मानव शरीर का 60 से 75% भाग वाटर बनाता है। यह पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है तथा पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत हैं उपापचयी जल, तरल भोजन और पीने का जल। यह अपने आयनों में विघटित होकर रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। जल की कमी से निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मोटा चारा यानी कि रफेज। रफेज क्या होता है? यह कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ यानी कि फाइब्रस मटेरियल है। यह शरीर की वृद्धि नहीं करता लेकिन हम इसका पाचन नहीं कर पाते। यह कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में लिया जाता है। इसका मुख्य स्रोत है सलाद, अनाजों की बाह्य परत, सब्जियां एवं दलियाँ। अब हमारे पास में बैलेंस डाइट क्या होता है हम ये देखेंगे। बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट कहलाता है। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और कार्य के अनुसार निर्धारित होता है। संतुलित आहार के निर्धारण के लिए भोजन सामग्रियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसाओं की प्रतिशत मात्राएं हमारे पास में ये तालिका में दी गई है। तो इस तालिका में
प्रतिदिन औसत कैलोरी हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत होती है। कोई बच्चा अगर 10 से 12 साल का है तो प्रतिदिन 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। 12 से 14 साल के बच्चे को 2200 कैलोरी की ज़रूरत होती है। वहीं 14 से 16 साल के बच्चे को 2600 कैलोरी की ज़रूरत होती है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को 3000 कैलोरी की ज़रूरत होती है और एक वयस्क को 2500 से 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 66 से लेकर के 75 वर्ष के लोगों को 2300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब हमारे पास कुछ भोज्य पदार्थ के नाम हैं, मात्रा है और कैलोरी है कि हमें कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है। पहला है जैसे चावल। चावल की मात्रा हमें 100 ग्राम चावल की ज़रूरत होती है। कैलोरी में इसका मान है 500 से 600 कैलोरी। रोटी, एक रोटी की आवश्यकता हमें होती है। कैलोरी में इसका मान है 150 कैलोरी। मांस 50 ग्राम की आवश्यकता होती है। कैलोरी में देखें तो 100 कैलोरी। अंडा, एक अंडे की आवश्यकता होती है। कैलोरी में देखें तो 100 कैलोरी। दूध, एक कप दूध की आवश्यकता होती है। कैलोरी में देखें तो 150 कैलोरी। मक्खन, एक चम्मच मक्खन की आवश्यकता होती है। कैलोरी में देखा जाए तो 100 कैलोरी। सेब की बात करें तो एक सेब की आवश्यकता होती है। कैलोरी में 100 कैलोरी। एक सामान्य संतुलित भोजन में एक वयस्क के लिए प्रतिदिन निम्न खाद्य पदार्थों का अनुपात एवं परिणाम दिए गए रूप में देना चाहिए। जैसे चावल, गेहूं आदि प्रतिदिन कितनी मात्रा में खाना चाहिए? 400 ग्राम। दाल 100 ग्राम, साग सब्जी 300 ग्राम, फल 50 ग्राम, चीनी गुड़ 50 ग्राम, मांस मछली अंडा 60 ग्राम, दूध 300 मिलीग्राम, तेल या घी 60 मिलीग्राम। तो ये हमारा जो फूड चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम प्रतिदिन के भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वे निम्न हैं। चावल व गेहूँ। चावल व गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विद्यमान रहता है? तो हमारे पास ऑप्शन है विटामिन, स्टार्च, वसा, ग्लूकोज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जब एक छात्र खेल खेलने के बाद थक जाता है तो चीनी और नमक का घोल पीते ही अपने अंदर स्फूर्ति महसूस करता है, इसलिए चीनी के घोल को क्या कहते हैं? विटामिन का स्रोत कहा जाता है, प्रोटीन का स्रोत कहा जाता है, तत्क्षणिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है या वसा का स्रोत कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा कि तत्क्षणिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन है गर्मी के मौसम में अधिक भोजन खाने से पेट संबंधी बीमारियां हो जाती है। सर्दी के मौसम में कार्य कम करने की वजह से भोजन अधिक खाया जाता है। गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या यह गलत धारणा है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कि गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है चावल, तेल या घी, दाल, सब्जी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, दाल। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है? ऑप्शंस हैं जिंक, कोबाल्ट, आयरन, फॉस्फोरस। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक 12 वर्षीय लड़का जिसका वजन 35 किलोग्राम है उसके शरीर में लगभग 25 किलोग्राम जल होता है। इससे स्पष्ट है कि शरीर का प्रमुख अवयव जल है। इसके आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पष्ट होता है? ऑप्शन नंबर 1 है शरीर का लगभग 2/3 भाग जल है। शरीर में लगभग 60 से 75% जल होता है। थर्ड ऑप्शन है वयस्क व्यक्ति के शरीर में जल की मात्रा कम होती है। या फोर्थ ऑप्शन है कथन 1 व 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है कि कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि शरीर का लगभग 2/3 भाग जल है और शरीर में लगभग 60 से 75% जल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए क्योंकि? पहला,
उबालने से दूध स्वादिष्ट हो जाता है। दूसरा, उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है, उबालने से उनमें उपस्थित जल की मात्रा कम हो जाती है। और चौथा है, उबालने से दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका, उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो उसे डॉक्टर खट्टे फल जैसे अमरूद, संतरा आदि खाने की सलाह देता है, क्योंकि पहला, खट्टे फलों से दांतों के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, खट्टे फलों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। तीसरा, खट्टे फलों से विटामिन सी होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। और चौथा है, खट्टे फलों से दांत साफ हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, खट्टे फलों से में विटामिन सी होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर या आइस बॉक्स आदि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पहला है, जीवाणु कम ताप पर वृद्धि नहीं करते। दूसरा, खुली हवा में रखे होने के कारण उन पर जीवाणु नहीं पहुंच पाते। तीसरा है, नमी अधिक होने के कारण भोजन खराब नहीं होता। और चौथा है, सभी धारणाएं गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, जीवाणु कम ताप पर वृद्धि नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, 10th कह रहा है, शहरों तथा महानगरों में प्राप्त होने वाला जल दूषित होता है, उसे शुद्ध करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, जल को निथार कर छान लेना चाहिए। दूसरा, विलेय अशुद्धियों को आसवन विधि के द्वारा निकाल देना चाहिए। तीसरा है, जल में पोटेशियम परमैंगनेट डालकर रख देना चाहिए। चौथा है, जल को उबालने के बाद उसमें क्लोरीन गैस का या फिर ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया करानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, जल को उबालने के बाद उसमें क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि कोई छात्र नियमित रूप से उचित मात्रा में गाजर का सेवन करता है तो उस छात्र में कौन से तत्व या विटामिन की कमी नहीं होगी? ऑप्शंस हैं, विटामिन B12 प्लस जिंक, दूसरा है कैल्शियम और फास्फोरस, तीसरा है प्रोटीन और कोबाल्ट, और चौथा है आयरन और विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, आयरन और विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है, क्योंकि ऑप्शन 1, इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता। दूसरा, आयोडीन का सेवन करने से घेंघा रोग होने की संभावना नहीं रहती। तीसरा, दोनों ही कथन सही हैं। और चौथा है, दोनों ही कथन असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, दोनों ही कथन सही है, यानी इनके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता और आयोडीन का सेवन करने से घेंघा रोग होने की संभावना नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, दूषित जल पीने से कौन से रोग के जीवाणु हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं? पहला है मलेरिया एवं दमा, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है हैजा एवं पेचिस, चौथा है डेंगू बुखार। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है, क्योंकि पहला, ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होती है। दूसरा, कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है। तीसरा, ऊर्जा संचित करती है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन करने में संतुलित भोजन सहायक है, कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है और ये ऊर्जा भी संचित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, हाथ कटने या चोट लगने पर शरीर से निकलने वाला रक्त लाल रंग का होता है, क्योंकि इसमें पहला है आयरन की मात्रा अधिक होती है। दूसरा, रुधिर प्लेटलेट्स की उपस्थिति होती है। तीसरा, हीमोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है। और चौथा, एमिनो अम्ल की उपस्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, हीमोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, यदि किसी मरीज को रात में न दिखने की बीमारी हो तो डॉक्टर उसे कौन सा विटामिन भोजन में सम्मिलित करने की सलाह देते हैं? ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी और ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, खाद्य पदार्थों में हम नमक का उपयोग करते हैं, इस नमक का रासायनिक सूत्र है। पहला है सोडियम बाइक्लोराइड, दूसरा सोडियम डाइक्लोराइड, तीसरा निर्जल सोडियम क्लोराइड और चौथा है सोडियम ट्राइक्लोराइड।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, निर्जल सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? पहला है वसा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा विटामिन, चौथा है प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है? वसा, यानी कि फैट। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विद्यार्थियों को प्रतिदिन लगभग 2200 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है एवं अधिकांश कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से होती है। इसकी पूर्ति के लिए उसे प्रतिदिन खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए? 500 ग्राम गेहूँ, 250 ग्राम चावल, 320 ग्राम अनाज और या फिर चौथा है 200 ग्राम आलू। तो ऑप्शन नंबर 3 थर्ड करेक्ट है, 320 ग्राम अनाज, यानी कि चावल गेहूँ आदि मिला करके 320 ग्राम अनाज खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन के बने होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? पहला है 1:2:1, दूसरा है 2:2:1, तीसरा है 1:2:2 और चौथा है 1:1:2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 1:2:1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग का शारीरिक लक्षण होता है। पहला है शारीरिक रूप से कमज़ोर, दूसरा है बच्चों में मानसिक विकलांगता, तीसरा है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ विकल्प 2 और 3 दोनों। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है, 2 और 3 दोनों, यानी बच्चों में मानसिक विकलांगता होती है और गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, दोनों फूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। कह रहा है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में ऑप्शन नंबर 1 खनिज लवण भी होते हैं, दूसरा आहारी रेशे और जल भी होता है, तीसरा जल की सीमित मात्रा होती है और चौथा अंकुरित अनाज भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है कि इनके अलावा आहारी रेशे और जल भी हमारे पोषक तत्वों भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। निम्न में से कौन सा कथन इसका सही निष्कर्ष है? ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर 2 वसा युक्त भोजन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी क्योंकि वसा ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर 3 इतनी अधिक वसा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। चौथा है इतना अधिक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, इतनी अधिक वसा हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है यदि सभी जीव प्राणियों में शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी में वर्गीकृत करें तो मनुष्य को किस वर्ग में रखना उचित होगा? पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी, चौथा है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, मनुष्य सर्वाहारी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है संतुलित भोजन हमारे शरीर की वृद्धि व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन मुख्य रूप से किस अवयव को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? पहला है वसा युक्त भोजन, दूसरा है प्रोटीन युक्त भोजन, तीसरा है विटामिन युक्त भोजन, चौथा है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, प्रोटीन युक्त भोजन, यानी प्रोटीन जो है ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्न में से कौन से विटामिन का सूर्य से प्राप्त धूप के द्वारा हमारे शरीर में ही निर्माण होता है? पहला है विटामिन B12, दूसरा है विटामिन A, तीसरा है विटामिन D और चौथा है विटामिन B। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, विटामिन D। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। कहता है एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी हो जाती है। इस कमी से व्यक्ति में उत्पन्न रोग कहलाते हैं। पहला है आनुवांशिक रोग, दूसरा है अभावजन्य रोग, तीसरा है संक्रामक रोग और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये अभावजन्य रोग कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 कह रहा है विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है?
ऑप्शन नंबर 1 अंधेरे में कम दिखाई देना। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों की मानसिक विकलांगता। ऑप्शन नंबर 3 अस्थियों का मुलायम होकर मुरझाना। ऑप्शन नंबर 4 घाव भरने में अधिक समय लगना। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, अस्थियों का मुलायम होकर मुरझाना। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है चावल खाने से हम अपने शरीर के कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तीसरा है शरीर के लिए संतुलित आहार में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। और चौथा है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है क्योंकि पूछा ही गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 कहता है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 30 में आ रहा है, तो 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है। पहला है आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दूसरा, यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तीसरा, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। और चौथा है भोजन पचाने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इसी के साथ ये जो फूड यानी कि भोजन नाम का चैप्टर था ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।